बच्चे होते हैं उसको एक नौकरानी के सहारे छोड़ देते हैं। और जब नौकरानी के सहारे उसको छोड़ देते हैं तो नौकरानी उस व्यक्ति के लिए नौकरानी को ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है जो कि एक पत्नी ही कर सकती है। और वो जो व्यक्ति रहता है अपने बीवी और बच्चों से इतना उदास हो जाता है कि वो जीने की चाह ही छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों उसके दिल में एक राज छुपा रहता है जो कि केवल अपनी बीवी को वो बताना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी तो उसके पास रहती ही नहीं है। इसलिए वो नौकरानी को अपना समझकर उसे ही सब कुछ अपने दिल का राज बता देता है। तो दोस्तों आखिर उस नौकरानी को अपने दिल का राज क्या बताता है और उसके दिल में क्या राज छुपा रहता है, इसकी पूरी सच्चाई के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। वहाँ पर एक आदमी रहता है जो कि अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा कमाता है अपनी जवानी के समय, और उस आदमी का नाम रहता है धर्मदास। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है, थोड़ा आधा उम्र चला जाता है तो उसको लकवा मार देता है और लकवा रात को मारता है। और जब सुबह उसके परिवार वालों इस बात की पता चलती है तो बौखलवा जाते हैं और उसको अस्पताल लेकर चले जाते हैं। दोस्तों जब वहाँ जाते हैं तो जो डॉक्टर रहता है वो कहता है कि अस्पताल लाने में देर हो गई, इसलिए ये ठीक नहीं हो सकते हुए ये ज़िंदगी भर बेड पर ही पड़े रहेंगे क्योंकि इनकी हालत बहुत ही नाजुक है और हो सके तो ठीक भी हो सकते हैं। और इसके बाद उसको धर्मदास जो नाम का आदमी रहता है उसको 1 महीने तक अस्पताल में रहने दिया जाता है। और जब अस्पताल में रहते हैं तो वहाँ उनकी सेवा जो वहाँ के स्टाफ रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, सभी वो सब लोग करते हैं क्योंकि वो तो बेड पर पड़े रहते हैं। फिर 1 महीने बाद उनको उसके परिवार वाले उसको घर लाते हैं और जब घर लाते हैं तो उनका तो खाना पीना, नहाना धोना सब बेड पर ही रहता है, पोटी वोटी सब बेड पर ही रहता है। तो बात यहाँ आती है कि इनकी सेवा करेगा कौन। इसके बाद उनके घर में एक नौकरानी रहती है जिनका नाम राधिका रहते हैं। वो बहुत दिनों से उनके घर में काम कर रही होती है। फिर उसकी पत्नी जो रहती है कहती है वो राधिका के सहारे उनकी सेवा करने लगती है। धर्मदास जी की पत्नी जो राधिका नौकरानी रहती है उनके सहारे उनकी सेवा करने लगती है, उनका सब एक काम करने लगती है। उसको बेड पर ही खाना खिलाती, नहलाती धुलाती, उनके कपड़े वगैरह चेंज करती, पोटी वोटी सब साफ करती। ऐसे ही लगभग 1-2 हफ्ता करती है। इसके बाद वो सोचती है कि ये तो ज़िंदगी भर बेड पर ही पड़े रहेंगे, मैं इनकी ज़िंदगी भर सेवा नहीं कर पाऊँगी, ये मुझसे नहीं होगा। फिर वो राधिका से कहती है कि तुम ही अपने मालिक की सेवा करो। राधिका कहती है कि ठीक है मालकिन, मैं सेवा कर दूंगी, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगी तो और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद वो अपनी मालिक की सेवा करने लगती है, जी जान लगा के उनको खाना पीना खिलाना सब काम करती है जो कि एक पत्नी को करनी चाहिए। उनके कपड़े वगैरह चेंज करना, नहलाना धुलाना, पोटी वोटी साफ करना सब वो नौकरानी ही करने लगती है जो कि एक काम एक पत्नी को करनी चाहिए। फिर इसके कुछ दिन बाद जो धर्मदास की पत्नी रहती है अपने बेटे के यहाँ चली जाती है क्योंकि जो धर्मदास जी रहते हैं वो पुराने घर में रहते हैं और उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं जो कि बिजनेसमैन बन जाते हैं और अपने लिए वो नया घर बना लेते हैं। तो जो उनकी पत्नी रहती है अपने बेटे के घर चली जाती है। फिर 1-2 दिन समय गुजर जाता है और जो इधर नौकरानी राधिका रहती है वो अपनी मालिक की सेवा बहुत ही तन मन से करने लगती है। फिर जो मालिक रहते हैं धर्मदास, वो एक दिन राधिका से पूछते हैं कि राधिका तुम्हारी मालकिन कहाँ गई है। इस पर जो राधिका रहती है कहती है कि साहब मालकिन तो अपने बच्चे के घर चली गई हैं, अब तो यहाँ पर नहीं रहती हैं। फिर ऐसे ही समय गुजरने लगता है, राधिका अपने मालिक की बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा करने लगती है। एक दिन जो धर्मदास नाम का मालिक रहते हैं वो रोने लगते हैं तो राधिका कहती है कि आप मत रोइए साहब, जब तक हमारी ज़िंदगी है हम आपकी सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। मालकिन नहीं है तो क्या, हम आपके साथ हैं, हम आपके सुख दुख में साथ देंगे। इस पर जो धर्मदास रहते हैं कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर अपने बीवी बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया और वही बीवी बच्चे आज मेरी इस हालत पर मुझे छोड़कर चले गए हैं। यहाँ तक कि मुझे देखने भी नहीं आते हैं कि मैं कैसा हूँ, मर गया हूँ या जी रहा हूँ, और वो मेरे साथ भी नहीं है। इस पर जो राधिका रहती है कि कहती है कि रोइए मत, मैं आपके साथ ही हूँ और आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और जो धर्मदास रहते हैं वो समझ जाते हैं कि आजकल ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं है, सुख में सब साथ देते हैं लेकिन दुख में साथ देने वाला कोई नहीं है, सब मतलब के यार हैं।
उनको समझ में आ जाता है। फिर ऐसे ही समय गुजरने लगता है और जो राधिका रहती है उसका एक बेटे और एक बेटी रहती है। और जो राधिका का घर रहता है वो मालिक के घर से, धर्मदास जी के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, इसलिए डेली उसको आना जाना लगा रहता था। और जब आना जाना लगा रहता तो उसको आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। एक दिन धर्मदास जी कहते हैं कि राधिका, तुम्हारा घर उतने दूरी पर पड़ता है, क्यों ना तुम यहीं पर रूम लेकर रह जाया करो। फिर राधिका तैयार हो जाती है और धर्मदास जी कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर रहने लगोगी तुम हर वक्त मेरा ख्याल रख सकोगी और मेरे साथ हमेशा रहोगी, क्योंकि मुझे अकेलापन बहुत ही महसूस होता है। मैं अकेला रहना नहीं चाहता हूँ। मेरे अपने तो मुझे छोड़कर चले गए हैं, प्लीज़ तुम मेरा साथ दोगी। इस पर जो राधिका रहती है तैयार हो जाती है और मालिक के रूम के बगल में किराए पर रूम लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगती है। एक दिन जो सेठ धर्मराज जी रहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। तो राधिका बताती है कि मेरा बच्चा अंडे का दुकान है, अंडे का ठेला लगाता है और मेरी जो लड़की है उनका साथ देती है। इस पर वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और उसके जो बच्चे थे, उसकी बीवी थी, कभी कभार हफ्ते में या महीने में 1-2 बार आ जाया करते थे देखने के लिए। वो तो बस ये देखने के लिए आते थे कि मर गए हैं या जिंदा हैं। फिर उनको देखकर वो चली जाती थी। इसके बाद उनको ऐसा लगता था कि जो महीने के जो धर्मदास जी के इलाज के पैसे और जो राधिका के सैलरी के पैसे थे वो महीने के 30-40 हज़ार लग जाते थे। वो पैसे उनके बेटे ही देते थे। उनको ऐसा लगता था कि कब ये मर जाएं, ये फालतू का पैसा खर्च हो रहा है, ये तो ठीक होने वाले है नहीं, ये पैसा जो खर्च हो जा रहा है ये बच जाएगा। वो तो बस मरने की चाह में लगे रहते थे। फिर दोस्तों ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन जो सेठ धर्मराज जी रहते हैं वो नौकरानी से कहते हैं कि मेरे दिल में एक बात छुपा है जो कि मैं अपनी पत्नी को बताना चाहता था, लेकिन अब तो मेरे पास है नहीं। और तो फिर वो नौकरानी से कहते कि मैं तुम्हें ही ये बात बताना चाहता हूँ। तो जो नौकरानी कहती है कि ठीक है साहब, मुझे बताइए क्या बात है, क्या आप अपने दिल में क्या राज छुपाए बैठे हैं। तो जो सेठ जी रहते हैं कहते कि मैं बहुत पहले ही मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ पैसे जमा की हूँ अपने बैंक में, और कुछ गहने भी है, कुछ सोने भी जमा की हूँ जो मैं तुमको देना चाहता हूँ। इस पर राधिका कहती है कि नहीं साहब, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस 1-1.5 लाख रुपए दे दीजिए जो कि मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी दुकान खोल सकूं। तो जो सेठ जी रहते हैं कहते हैं कि नहीं, मैं तुमको पूरा पैसा दे दूंगा, क्योंकि मेरे दुख में तुम ही मेरा साथ दी हो। अगर तुम न रहती तो मैं तो कब तक मर चुका होता। इस पर जो राधिका रहती है कहती है कि साहब मरने की बात मत कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। इसके बाद जो सेठ रहते हैं कहते हैं कि मुझे बैंक जाना पड़ेगा और ये व्यवस्था तुम करोगी, और ये बात मेरे बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर अगले दिन राधिका गाड़ी बुलवाती है और उसी में बैठकर सेठ और राधिका बैंक जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो जो सेठ के पैसे रहते हैं 20 लाख रुपए, वो ब्याज सहित 40 लाख रुपए हो चुके होते हैं और 1 किलो सोना भी जमा हो रहता है। वो सब राधिका के नाम से जमा कर देते हैं। राधिका का नया खाता खुलवाते हैं और उसी में उसका सब पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों जब राधिका को इतने सारे रुपए मिल जाते हैं 40-50 लाख, तो खुशी के मारे फूले नहीं समाती है। वो अपने घर आती है, सेठ को लेकर अपने घर आती है। अब तो सेठ जी की और भी अच्छे तरीके से सेवा करने लगती है, उनकी देखभाल करने लगती है, उनके हर एक चीज़ में उनका साथ देने लगती है। इसके बाद सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, आपके पास तो इतने सारे रुपए थे, फिर आपने अपना इलाज सही ढंग से क्यों नहीं कराया। फिर सेठ जी कहते हैं कि तुम तो देख ही रही हो कि इतने सारे से 5 सालों से बेड पर पड़ा हूँ, 5-10 साल हो गए, लेकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं उठ पाऊँगा, मैं ऐसे ही बेड पर पड़े पड़े एक दिन दुनिया से चला जाऊँगा। अब तो मुझे जीने की चाह भी नहीं है। इस पर जो राधिका रहती कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सेठ जी के दिए हुए पैसे से उनका इलाज करवाने लगती है, उनको अच्छे डॉक्टर से दिखाने ले जाती है। फिर जब वहाँ जाती है, एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाती है, तो वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इनको सुबह शाम एक्सरसाइज कराया करो, टहलाया करो, और इनका अच्छे से ध्यान रखा करो, और इनसे अच्छी बातें क्या करो। हो सके तो इनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ठीक हो जाएंगी और इनके शरीर में कुछ हलचल से भी हो जाएंगी। राधिका हार नहीं मानती है, उनको दूसरे-तीसरे अस्पताल में भी दिखाती है। ऐसे ही करते करते कुछ समय बाद जो सेठ जी रहते हैं वो ठीक होने लगते हैं, वो बेड पर से उठकर बैठ जाते हैं और उसके 1 साल बाद वो व्हील चेयर पर चलने लगते हैं
और उसके 1 साल बाद वो पूरे 50% सही हो जाते हैं। इसमें 10-5 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन राधिका उनको अच्छी कर देती है, थोड़ा बहुत ठीक कर देती है। और जो सेठ जी रहते हैं वो अपने परिवार की चिंता भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग उनको कब तक छोड़ चुके थे, वो तो उनको मरने की राह देख रहे थे। इस पर एक दिन सेठ जी जो रहते हैं राधिका के बेटे के लिए एक अच्छे से दुकान खुलवा देते हैं, और भगवान की दया से दुकान भी अच्छी सी चलने लगती है। जब सेठ के बच्चे को ये बात पता चलती है तो वो उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि तुम तो नौकरानी को सैलरी दे ही रहे हैं, इसमें दुकान खुलवाने वाली कौन सी बात है। इस पर सेठ जी कहते हैं कि जो मुझे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया मैं उसी का करूँगा, तुम लोगों को नहीं करूँगा। इसके बाद उसकी बात को नहीं मानते हैं और उसको एक अच्छा सा दुकान खुलवा देते हैं, और दुकान भी अच्छा खासा चलने लगती है। ऐसे ही समय आगे बढ़ता जाता है और सेठ जी अच्छा हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। फिर जो राधिका के बच्चे रहते हैं वो इनसे मिलने आते हैं, और सेठ जी के बच्चे तो आते भी नहीं है, ना ही उनकी पत्नी आती है। फिर राधिका सेठ जी की तन मन से सेवा करने लगते हैं और वो साथ में ही रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी? मुझे ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी, तो सोची मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कहानी को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नई दिन कहानी के साथ, घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।